अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है भाई? अच्छा, ये क्या नॉर्थ कोरिया वाली क्या बात थी? प्लीज आई वांट यू टू टेल एवरीबॉडी। अच्छा, आपको पता है ना कि लेकिन पहले मैं इसका एक डिस्क्लेमर दे दूं। नॉर्थ कोरिया की जब भी हम बात करते हैं, नॉट साउथ, नॉर्थ की बात हो रही है, तो सिर्फ मिसाइल लॉन्च या फिर बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कोई खबर वहां से ना निकलना, कोई फनी सी मूवी पैरोडी में उसका जिक्र हो जाना, अदरवाइज वी डोंट रियली नथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट ये कि आपको पता ही है मिसाइल लॉन्च अगर वो कर लें तो खबर आ जाती है बाहर, कोई बम ब्लास्ट कर लें तो खबर आ जाती है बाहर, एज इन उसका तजर्बा कर लें या कोई अपनी फौजी परेड कर रहे हो तो उसके विजुअल्स और उसकी खबर आ जाती है बाहर। लेकिन कोविड जब से दुनिया में आया है उसके बाद से पहली मर्तबा नॉर्थ कोरिया ने ये बताया है पूरी दुनिया को ऑफिशियली सरकारी सतह पे कि उनके यहाँ ओमिक्रॉन का वाइड स्प्रेड हो गया है, उनके यहाँ ये वबा फैली है और उन्होंने अपना पहला लॉकडाउन भी लगाया है। ये अब हुआ है। और नॉर्थ कोरिया बाय द वे एक ऐसा मुल्क भी है दुनिया का जहाँ पर किसी भी शहरी को एक भी वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं की गई है। सो अभी तक वहाँ पे वैक्सीन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई एम सॉरी बट ये ऑलमोस्ट इट साउंड्स कि जैसे इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है वो, मतलब जहां लॉकडाउन पहली बार लग रहा है, जहां दुनिया में थोड़ा सा खत्म होना स्टार्ट हो गया, खत्म तो नहीं लेकिन कम हो रहा है, वहां अब स्टार्ट हुआ है या फिर अब वो डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कितनी तबाही होगी कि अब वो डिक्लेरेशन पे आए हैं, वरना इतनी छोटी मोटी चीजों तो बताएं भी ना। और आपको पता ही है कि वो अपने आप को वैसे दुनिया से अलग थलग रखते हैं और इस वबा के बाद तो उन्होंने और ज़्यादा अपने आप को अलग थलग कर लिया था, चाइना के साथ बॉर्डर्स वगैरह भी बंद कर दिए थे और अब उन्होंने सरकारी सतह पर अगर इस बात का इदराक किया है, इस बात का ऐलान किया है, तो आप सही कह रही हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा अंदर। एब्सोल्युटली। अच्छा, गिर गया मेरा। चलो जी, इतनी मुश्किल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता है कुछ टूरिस्ट वगैरह भी जाते हैं और वो बड़ा छुप के स्पाई कैंप से अपना टूर कैप्चर कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस किस्म की है, लेकिन प्लीज, लेकिन बड़ा डिप्रेसिव है भाई। अच्छा, लेकिन टॉकिंग ऑफ कोविड, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि एक नया वेरिएंट जो है वो भी, डरने की बात नहीं है लेकिन आपको ज़रा प्रिकॉशंस दोबारा से लेने हैं। तो वो प्रिकॉशंस मैंने कुछ जगहों पे दोबारा से देखना शुरू कर दी हैं, जैसे कि हमारे अपने ऑफिस में जहां टेम्परेचर कंट्रोल तो पिछले 2 सालों से हो ही रहा था, वो मेरा ख्याल है कि पिछले 1 महीने से शायद ज़रा कम हो गया था, नहीं हो रहा था। आज सुबह मैंने नोटिस किया वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। और मास्क भी बीच में सबकी सवाबदीद थी कि मास्क आप ले या ना लें, लेकिन अब दोबारा से रिएटरेट किया जा रहा है कि यू हैव टू कम बैक टू दिस मास्क्ड रूटीन। अच्छा जी, हमारे पास बहुत कुछ है। कल बहुत सी सियासी बातें हुई हैं और मईशत का बेड़ा गर्क है लिटरली। और अभी ये जो नई हुकूमत आई है, इनकी गलती ये है कि ये कोई बोल्ड फैसले बर वक्त नहीं कर पा रहे हैं और ओवरऑल जो बेड़ा गर्क है, सर्टनली इनको तो मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले वाले जो हैं उन्हीं को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। लेकिन ये भी कम नहीं है, इनको पता था ये किस छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। शहद की मक्खियों का छत्ता जिसे कहते हैं ना, उसमें लिटरली इन्होंने हाथ डाला है और अब वो तमाम शहद की मक्खियां इन्हें काटने के लिए आ रही हैं और ये अपना हाथ वहां से निकाल रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला ने तो इतने एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन हम आपको एक्चुअल तफसील अभी बताते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि वो फौजी भी थे, हरफन मौला ही थे, मतलब सभी कुछ कर लेते तो थे और शायर तो ऑफ कोर्स वी नो हिम लाइक दैट। अच्छा जी, बट फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट, और आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत को आए भी सिर्फ 1 माह हुआ है और जल्द इलेक्शन की आवाज़ें जो हैं वो उठने लगी हैं। और उसका आगाज़ भी कहाँ से हुआ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जिन्होंने गैर मुल्की TV चैनल से इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन जो है वो क्या उन्होंने कहा था, नवंबर से पहले नहीं हो सकते हैं। तो यानी नवंबर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो ये क्या कह दिया उन्होंने? सो BBC में फरहत जावेद को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की है और ख्वाजा आसिफ का बयान तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली बड़ा पसंद आया है। वो तो पहले ही कह रहे थे कि जल्द इलेक्शन कराएं और सभी का मुतालबा यही है कि जल्द इलेक्शन कराएं। एज इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबका मुतालबा यही है कि जल्द इलेक्शन कराएं। फवाद चौधरी साहब ने क्या रिएक्शन दिया, सुनिए। ये जो सोच है नून लीग के अंदर कि अब इलेक्शन जो हैं वो जल्दी कराए जाने चाहिए और जो ये कि नई निगरान हुकूमत बने जो 90 दिनों में इलेक्शन कराए, ये दुरुस्त सोच है। नून लीग के अंदर भी जाहिर है कि एक ऐसे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि इस तरीके से ये मामला नहीं चलाया जा सकता। एक ही हल है और वो ये है कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, फिर तो आप समझे ना कि मौका ही मिल गया। और ऑफ कोर्स शेख रशीद साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि सियासी टेम्परेचर जो है ना वो उस वक्त तक नीचे नहीं आएगा जब तक हुकूमत जल्द इलेक्शन का ऐलान नहीं करती। और उन्होंने ऑब्वियसली ये भी याद दिला दिया कि खान साहब तो जल्द इलेक्शन के सिवा कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। सुने जरा क्या कहा।
जब तक सनदी इंतखाब की डेट नहीं मिलती उस वक्त तक हिंदुस्तान किसी से मुलाकात करने और अपना राब्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन की डेट आए, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो, नए या इलेक्शन की बात हो, फिर हम बात करने के लिए तैयार है, वरना अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग मार्च पे फैसला होगा। उधर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने कल सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त लगाई है। उन्होंने बहुत सी बातें की वैसे तो, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ के जल्द इलेक्शन के बयान को नून लीग की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करार दिया और दबे लफ्ज़ों में फौरी इलेक्शन से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले रिफॉर्म्स होंगी तो इलेक्शन होंगे ना, उन्हीं का तो सारा मसला है। अच्छा, अब इतनी स्टेटमेंट्स होगी तो ख्वाजा आसिफ को ऑब्वियसली अपनी क्लैरिफिकेशन तो देनी थी, तो उन्होंने ऑब्वियसली ना सिर्फ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपने बयान की वजाहत की, बल्कि लंदन में जो सहाफ़ी हैं उनसे बात करते हुए अपनी बात को ज़्यादा वाज़े अंदाज में बयान किया। और सुन लें इस बार क्या कहा। ये कंसेंसस है तमाम कोलिशन पार्टनर्स में। मेरा जो बयान है वो जरा थोड़ा सा सियाको सवाक से हटके पढ़ा जा रहा है। मुझे से सवाल पूछा गया था मैं आर्मी चीफ की नवंबर में अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको कहा था कि उस वक्त जो भी हुकूमत होगी वो अपॉइंट करेगी। अगर हुकूमत जो है हमारी हुई हम अपॉइंट कर लेंगे, अगर उस वक्त तक इलेक्शन हो जाते हैं तो जो नई हुकूमत होगी वो अपॉइंट कर लेगी। माशी हालात की जो दुरुस्तगी है वो हमारी पहली तरजीह है। माशी हालात जो है ना कुछ स्टेबल हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन के फैसले भी हम कर लेंगे। अगर हमने देखा कि भाई हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि 5 साल कंप्लीट होने चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर ड्यू डेट पे करा लेंगे। बेसिकली उनका कहना था कि मैं जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हो गया। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा आपको पता ही है जो आजकल जल्द से जुलूस में मसरूफ़ हैं। सवाबी में उन्होंने जलसा किया और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये जो हुकूमत है, उन्होंने कहा जी मैं इस हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सरों पर ना उठाएं और अपने इस इमरान खान की कारकर्दगी को उन्होंने कलंक का टीका करार दिया। उन्होंने कहा ये अपने माथे पर ना सजाएं। 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलंक का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। अच्छा, और दोबारा एक दफ़ा याद दिला दें कि उधर लंदन में इसहाक डार ने भी क्लियर कर दिया था कि अक्टूबर में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। उसी लिमिट है वो है ऑब्वियसली अगले अगस्त 2023 जो 5 साल की टर्म है, ये अब PMLN और जो पॉलिटिकल इत्तेहादी जमातें हैं वो फैसला करेंगी। उसमें तो अभी इशू जल्दी नहीं है वो, क्योंकि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जब हो ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन की तो डिस्कशन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आ रही। वो फैसला फिर PMLN और जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, जो 11 जमातें हैं, ये सारी मिल के फैसला करेंगी इलेक्शन कब होंगे। दूसरी तरफ लंदन में आज भी बड़े सर जोड़ कर बैठेंगे, जहां मौशी हालात ज़्यादा मौजूए बहस बने हुए हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल हिदायत की है कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनाई जाए। इंतखाबी इस्लाहात का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आज फैसलों का ऐलान कर दिया जाएगा। मुलाकात हुई कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, और जितना इस वक्त पाकिस्तान में इक्तिसादी, माशी और आइनी बहरान है उसके बारे में एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। जो दूसरी नशिस्त जो इस मीटिंग की होगी उसमें एक तफसीली जो फैसले होंगे उसका ऐलान भी होगा। इस वक्त जो मैंडेट है हुकूमत का वो इलेक्शन अगले साल तक का है। अच्छा जी, अब आपको बड़ी अच्छी तरह सिचुएशन पता चल गई है, और सिचुएशन ये अर्ली इलेक्शंस या फिर ऑब्वियसली ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और तय है कि मुस्लिम लीग नून जल्द इलेक्शन कराने या आइनी मुद्दत पूरी करने के मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है, और पार्टी में वाज़े तौर पर इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद है, वो भी हमने आपको दिखा दिया। लेकिन नून लीग को 1-1.5 साल में
ऑब्वियसली अगर कोई परफॉर्मेंस दिखानी है तो इस कंफ्यूजन से जल्द बाहर निकलना होगा। सर्टनली, और मरीम नवाज साहिबा का तो मौक़िफ़ खुलकर कल सामने आ ही गया। वो कहती हैं वो सर्टनली जल्दी इलेक्शन की हामी नज़र आई। कल सवाबी में उन्होंने जो जलसे से खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो गुज़श्ता हुकूमत है उसकी बुरी कारकर्दगी हम अपने कांधों पर क्यों रख कर आइंदा इलेक्शन में जाएँ। फेडरल मिनिस्टर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। पहले तो यही बताइएगा अब्बासी साहब कि मुल्क है पाकिस्तान और वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का है और मेंबरान काबीना भी पाकिस्तान के हैं। बेहतर नहीं होगा कि ये तमाम फ़ैसले जो पाकिस्तान के आवाम से जुड़े हैं ये पाकिस्तान में ही हों और पाकिस्तान में बैठे लोग ही करें, और अगर किसी को शौक़ है फ़ैसले करने का तो वो पाकिस्तान वापस आएँ और फिर हमारी आवाम पर हुक्मरानी का हक जताएँ। बुनियादी तौर पे फैसले लंदन में नहीं हो रहे। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के हवाले से लंदन में गए हैं और इस हुकूमत ने भेजा है, जो वो हुकूमत जिन्होंने उनको जेल में रखा, इस हवाले से ये कोई बात करनी कि यहाँ के फैसले लंदन में होते। ये एक सियासी जमात है, उसका एक मुशावरती अमल है और ये 3.5 साल बाद ये हमारी पहली मीटिंग हुई है, 3.5 साल बाद, और इस पे भी कोई इतराज करना कोई सियासी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मशावरती अमल है वो मियां नवाज शरीफ साहब वलील हैं, वो इलाज के सीने में लंदन में हैं, उनकी जमात के लोग और वज़ीर आज़म साहब अगर गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क की सियासत के फैसले लंदन में हो रहे हैं। ये मिसपरसेप्शन की जा रही है। एक तो जो साबका हुकूमत है वो लोग ये लोगों को तासर दे रहे हैं कि उनको उनके खिलाफ साजिश हुई है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। एक सियासी जमात है, उसके जो कायद हैं वो इलाज के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। अगर 3 साल बाद सियासी और पूरी देखें, ये पूरी हमारी जो पार्टी है ना CWC गई ना CEC गई, तो किस हवाले से आप ये कह रहे हैं कि फैसले हो रहे हैं? तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले वहाँ हो रहे हैं। जी मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि आपसे ये सवाल किए जाएंगे और आपको फिर बार बार ये वजाहत देनी पड़ेगी। ऑप्टिक्स भी एक चीज़ होती है, ये वही बातें हैं जिनसे हम बाकी हुकूमतों को क्वेश्चन करते हैं, तो नेचुरली आपको भी करेंगे और आपको भी देखें पूरी एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन देनी ही पड़ गई और ये होता है। चलें आगे चलते हैं। ये बताएं कि मरीम नवाज़ की बात सुने या ख्वाजा आसिफ की या ऑब्वियसली दीगर सीनियर रहनुमाओं की, तासुर यही बन रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। जिस क्वार्टर से भी बात करो तो ये बात उठती ज़रूर है। तो ये सोच हुकूमत चलाने में नाकामी के बाद उभरी या कोई और वजह बनी? देखिए, ये मखलूत हुकूमत है। सबसे पहली बात है सियासी लीडर या सियासी कारकुन, हर जो शख्स है उसकी अपनी राय हो सकती है। अभी तक हमारी जमात ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। हमारी जमात ने इत्तेहादियों से मिलके इमरान खान से इस कौम को निजात दिलाई, ये सबका मुतफिका फैसला था और उसमें ये बात भी तयशुदा थी कि इमरान खान से निजात हासिल करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा कि क्या सूरत हाल होनी चाहिए। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, सबसे अवलीन तरजीह है हमारी कि उसको फौरी तौर पे करके फिर इलेक्शनों का फैसला किया जाए। तो ये बहुत दफा बड़े वाज़ेह तौर पे PDM ने भी और PDM से हट के जो इत्तेहाद था इमरान खान की एक नायल और करप्ट हुकूमत से निजात दिलाने, इस मुल्क को निजात दिलाने के हवाले से उसका भी यही फैसला था। तो अभी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से इस्लाहत होनी है, जो ही इस्लाहत होंगी उसके दौरान या उसके बाद फैसला हो जाएगा। तो ये मुस्लिम लीग का अपना मुशावरती इजलास था चंद लोगों का। अच्छा, आपके तो प्लान्स हैं अब्बासी साहब, लेकिन सर्टनली इलेक्शन कराने का हतमी नतीजा भी अभी आना है कि कब कराने कब नहीं कराने। लेकिन तहरीक इंसाफ कुछ भी आप कर लें, आपको चैन से तो नहीं बैठने देगी। सड़कों पर जल्द से जुलूस होंगे, शहर जाम करेंगे, ऐवान सदर से भी रुकावटें पैदा की जाएंगी, सब कुछ होगा। तो आप जहनी तौर पर तैयार हैं? इस सारी सूरत हाल के बावजूद आप
कैसे डिलीवर करेंगे अगर कुछ करना भी चाहें आवाम को? और ये भी बता दें क्योंकि हमारे आवाम भी देख रही है इस वक्त, अटक में भी आज एक जो है ना वो मेला हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आईवान सदर और पार्लियामेंट की जो साबका हुकूमत है, स्पीकर साहब बताते खुद उन्होंने एडमिट किया वैसे थे स्पीकर, और अपने ओथ की वायलेशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की डिप्टी स्पीकर साहब ने की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की। ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर रखें उसको ना रखें, तो वो ये सारी चीजें हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर हुक्मरान तबका उसका किसी जमात से तल्लक हो, अगर वो आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर मुझे ये बताएं कि अवाम को किस तरह हम कह सकते हैं कि वो आइन की पासदारी करें? हम किस तरह लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह हम कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे? हमें 23 करोड़ अवाम के लिए कहाँ से 15 करोड़ या 10 करोड़ लोग लाएंगे? देखिए, ये बड़ी अहम बातें हैं। ये वही सदर हैं जो कल देखे ना, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने सरवर साहब का कहा कि उनको फौरी तौर पे हटाया जाए, तो फौरन उन्होंने समरी भेज दी, मंजूर भी कर ली। और आज जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है और शहबाज शरीफ साहब समरी भेज रहे हैं तो वो उसको कह रहे हैं, तो ये आईनी वायलेशन हो रही है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। कानून की आइन शिकनी और आइन को तोड़ना, ये मैं समझता हूँ इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। जब तक इमरान खान साहब के पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत थी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट गंदगी का ढेर है। तो क्या मुझे ये बताएं, इमरान खान का हक नहीं बनता था कि वो आते अपोजिशन में बैठते अपनी 3 सालों और 7 महीनों की कारकर्दगी और अपने जो इकदाम किए उनको डिफेंड करते और कौम को बताते कि मैंने ये काम किए हैं? कौम फैसला करती कि वो अच्छे किए या बुरे, इम्पैक्ट तो पूरी कौम पे है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। ये फैसला करना सर्टनली उनका काम है कि उन्होंने आवाम में क्या बयानियाँ लेकर जाना है। आप उस पर बहस कर सकते हैं कि वो सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है, लेकिन उनका बयानिया डिसाइड करना तो उनका काम है। उन्होंने डिसाइड किया, वो आवाम में वो बयानियाँ लेकर गए और आवाम में पजीराई भी मिली उनके इस बयानियों को। सो अब आपको ये सोचना है कि आपने बयानियाँ क्या लेके जाना है। अगर आपने कारकर्दगी की बात करनी है, पिछली हुकूमत की बुरी कारकर्दगी आपकी नज़र में उनके कांधों का बोझ है, तो आप उसे हाईलाइट करें और अपनी जान छुड़ाएं सारे मामले से। कन्फ्यूजन से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगी, इसलिए अपनी तरफ से क्लैरिटी की स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स। और ये नहीं, मुझे ना शर्म आ रही है बात करने। नहीं, ये खुशखबरी की बात है, खुशी की बात मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे चुटकी का भाई आखिरकार वो चुटकी बताती हूँ। अच्छा, आखिरकार जी सिंध हुकूमत की जानिब से मंगवाई गई 69 बसें जो हैं वो चाइना से कराची पहुँच गई हैं। मैं बता रहा हूँ, ये हो गया है। दोबारा कहूँ, समझ नहीं आ रही होगी, दोबारा विजुअल्स दिखाएं, मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया, बहुत इमोशनल मोमेंट है। तो जी 69 बसें जो हैं वो चाइना से कराची पहुंच गई हैं और उनमें से 49 जो है ना 49 होता है, हाँ 49 वो बसें कराची में चलाई जाएंगी, जबकि बाकी जो है वो अंदरूनी सिंध के लिए होंगी। और 20 बसें ईदी ऑरेंज लाइन को ईदी ऑरेंज लाइन कर दिया बेसिकली। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है इस मंसूबे के तहत चलाई जाएंगी। और आपको साथ ये भी याद दिला दें कि 8 अरब रुपए की 240 बसों का मंसूबा साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने मंजूर कराया था। मौजूदा वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बाकी बसें 1 महीने में पहुंच जाएंगी। तो आपको पता ही है, शर्जील मेमन साहब को हमने लिया था और उन्होंने कहा था कि बसें आ रही हैं, तो बसें कुछ तो आ गई हैं, लेकिन ये 49 बसें जो हैं, बात कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, कराची की आबादी के हिसाब से हम डिस्करेज नहीं करना चाहते, अच्छी बातें आई हैं अभी। अच्छा, अब्दुल्ला मान ही नहीं रहा ना, बसें आ जाएंगी, भाई बसें आ गई हैं। But you know, this is a very small number to what this city needs, to be honest. So hopefully और भी आ जाएंगी जल्दी और ये सिस्टम प्रॉपर्ली सही हो जाएगा। Abdullah, I'm just trying to imagine 49 new buses in Karachi. वो जो दुल्हन बसें उनका क्या होगा? वो अब म्यूजियम में खड़ी करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो क्रिसमस ट्री जो एक बना होता है ना बसों का। अभी आगे बढ़ेंगे और एक मसला जो हम सब के सामने है, इट्स लाइक दैट एलिफेंट इन द रूम। पूरे पाकिस्तान को अगर एक कमरा कंसिडर करें और इसमें दैट एलिफेंट इन द रूम हो तो वो ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच सकता है, हमारा IMF का प्रोग्राम बहाल हो सकता है, वो जो किस्त ड्यू है वो मिल सकती है, अदरवाइज़ बेड़ा गर्क ही है। लेकिन सर्टनली पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई का
एक नया तूफान आएगा। अब इस सिलसिले में जहन साजी भी तो करने की ज़रूरत है ना, लेकिन जहन साजी भी नहीं की जा रही है। खैर अच्छा, लेकिन एक डिटेल है जो ऑब्वियसली हम आपको देना चाहते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से भी गिरती मईशत नहीं संभल पा रही है, तो आपको पता ही है स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे है और डॉलर जो है वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। वो तो हम आपको बता चुके हैं, कल का हमने आपको बताया था। पूरी डिटेल देते हैं। माशी माहिरीन समझते हैं मईशत का जो ये हाल हो रहा है इसकी बड़ी वजह शहबाज हुकूमत की कोई वाज़ेह माशी पॉलिसी ना होना है और ये इनडिसाइसिवनेस है जो कि लीड कर रही है इस तरफ। और इसके अलावा इस वक्त पेट्रोल पर दी जाने वाली 40 रुपये फ़ी लीटर की जो भारी भरकम सब्सिडी है मईशत के लिए, ये बहुत ही ज़हर कातिल साबित हो रही है और इसी वजह से IMF का मुआहिदा भी ताख़ीर का शिकार हो रहा है। 18 मई को IMF से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी हुकूमत को ये सब्सिडी ख़त्म करना पड़ेगी। बच्चा समझ रहा है कि सख्त मौशी फैसले करने नागुज़ीर हैं। सियासी मसलहतों के चक्कर में मज़ीद ताख़ीर मुल्क का मज़ीद नुकसान कर सकती है। वैसे कोई है हमारी तमाम सियासी क़यादत को ये समझाने वाला? अव्वल तो जिन्होंने ये किया और ये सब्सिडी दी विच वाज नॉट फंडेड, और ये तो समझ रहे थे कि फंडेड है लेकिन इसका कोई फंड नहीं है, इसका कोई बैकअप नहीं है। सियासी फ़ायदों के लिए ये सब्सिडी दी गई और अब यही सब्सिडी मौजूदा लोगों के लिए भी वबाल जान बन गई है। कोई ऐसा कंसेंसस पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए हो सकता है कि जो इस सब्सिडी के ख़त्म किए जाने की मुखालफत करेगा वो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ गद्दारी का लिटरली मुर्तकिब हो रहा है, क्योंकि ये मुल्क है तो सब कुछ है ना। देखिए यही तो समझने की बात है। हमें सीनियर जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम हुसैन, आप हमें बताएं कि मुल्क में महंगाई जो है वो अरूज पर है, डॉलर आसमान को छू रहा है, स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है कि किस तरह ज़मीन पर ही आन गिरा है। IMF कहता है रेवेन्यू बढ़ाओ और हम पेट्रोल सब्सिडी तक ख़त्म करने पर तैयार नहीं है। मुल्क की मईशत के लिए ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है? मतलब आपको क्या लगता है कि खुदा न खास्ता कहीं खैर अब हम क्या कहें, इस डिफॉल्ट का खतरा कितना सीरियस है? मैं कहना नहीं चाह रही थी ना, आपने कह दिया। हाँ जी बताएं। जी, मुल्क के हालात खतरनाक तो अभी नहीं है लेकिन उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ज़रूर। अभी तक डिफॉल्ट या जैसा जो सूरत हाल श्रीलंका में देख रहे हैं उसका कोई इमिनेंट खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये वाली स्टेट ऑफ इनडिसिशन चलती रही, यानी कि वो गवर्नमेंट जिससे फैसले नहीं किए जा रहे, तो फिर खतरा है कि चंद महीनों के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं वहां पे। तो इसलिए आई थिंक अभी बहुत जरूरी है कि शदीद किस्म के फैसले लेने बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। What should be the plan? वैसे खुर्रम साहब, अब इस वक्त मौशी हालात जैसे हैं, जैसी महंगाई है, ये सब गैर मुतवक्के तो नहीं था, ये फ़ैसला लेना पड़ेगा, ये भी पता था सबको। अब यही हालात थे, इसी में इन लोगों ने हुकूमत संभाली। इनके पास कोई प्लान था या प्लान है नहीं, या आप समझते हैं कि इस वक्त सियासी मफादात सबके इतने अजीज़ तर हैं कि मुल्की मफादात को ना पिछलों ने खातिर में लाए और ना इनके लिए अहम है? नहीं, प्लान तो मौजूद था इनके पास, और प्लान बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्लान सिंपल है कि आपने IMF प्रोग्राम पे वापस चढ़ना है। 1 साल से पाकिस्तान लड़ रहा है इस चीज के साथ। कभी अग्रीमेंट हो जाता है फिर उससे हट जाते हैं, तो पिछले मार्च अग्रीमेंट हो गया, उसके हफ्तों के अंदर अंदर हट गए उस अग्रीमेंट से। जनवरी में दोबारा अग्रीमेंट हुआ, फरवरी मार्च में आके दोबारा से हट गए उससे। तो ये साइकिल एंड करना है बहुत जरूरी। और हुकूमत ने आने से पहले भी कह दिया था कि IMF के प्रोग्राम की बहाली उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, लेकिन अब ये देखते हुए कि उस प्रोग्राम को बहाल करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी इनको, वहां पे आके थोड़ी झिझक आ गई है अब इनमें। अब इनको लग रहा है कि भाई अगर ये स्टेप्स हमने ले लिए तो इसका मतलब है जितनी गुडविल हम लोग एंजॉय करते हैं अवाम के साथ, वो सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर 200 रुपए से ऊपर चली गई, डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया, तो और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 15% 16% की तक पहुंच गए, अगर ये सब कुछ हो गया तो आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, आपकी आवाम में महंगाई बेरोजगारी फैलेगी। लेकिन इसके बगैर ये लोग सिचुएशन को काबू नहीं कर सकते। तो अब बहुत मुश्किल फैसले हैं और इनको अपना मेकअप बहुत जल्दी करना है, टाइम कम है। और बिल्कुल, और ये टाइम इज ऑफ द एसेंस। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो भी फैसला हो जल्दी करना है। अब फौरी तौर पर, क्योंकि हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है कि आवाम पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े, जो कि इट्स अ टॉल ऑर्डर ऑफ कोर्स, और कम से कम जो है ना, कम से कम ख़जाना इस पोजीशन में रहे कि कुछ काम चल भी जाए। मतलब कोई ऐसी बीच में सलूशन चाहिए, कुछ आप एडवाइस करेंगे?
उन्होंने 2-3 ऑप्शंस तो एग्जामिन की हैं ऑलरेडी, लेकिन आप IMF प्रोग्राम में जब होते हैं तो आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, आपके पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती चीजों को एक्सप्लोर करने की। लेकिन आई एम श्योर कोई गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स वगैरह जो हैं वो थोड़ी बहुत कोई स्कीम सोच सकते हैं जिससे इसका हार्ड इम्पैक्ट जो है आवाम के ऊपर वो थोड़ा सा नरम हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम हुसैन साहब। वैसे तो वी आर नो एक्सपर्ट, लेकिन वैसे ही कभी कभी हम भी मुल्क की माशी हालात देखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो उससे आइडिया आता है ना कि क्यों ना वो लोग जिनके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उन तक ये सब्सिडी महदूद रखी जाए, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन तक ये सब्सिडी महदूद रखी जाए, और वो लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं और गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं उनको वही पेट्रोल मिले जो एक्चुअल कीमत है पेट्रोल की, और वो इस सब्सिडी से फ़ायदा ना उठाएं। मुश्किल उनके लिए भी होगा, लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब तबका है सिर्फ उसको रिलीफ पहुंचाया जाए, उसके अलावा किसी को इस सहूलत से फ़ायदा ना मिले। मतलब आइडिया आपका अच्छा है, उसमें और आइडियाज़ भी डाल सकते हैं कि आवाम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मज़ीद बढ़ाई जाए। मतलब इसमें तो अगर हम जाएं और इससे पता है क्या होगा, लाइसेंस जो इजरा है, लाइसेंस बनाने का रुझान है वो भी बढ़ेगा ना। आपको पता है हमारे यहाँ तो लोग लाइसेंस नहीं बनवाते, सड़कों पर ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, चाहे गाड़ियाँ हो मोटरसाइकिलें हों। अगर उन्हें पता होगा कि अगर वो अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाएंगे, आप कह रहे हैं सिस्टम भी वैसे तो हाँ, अगर वो अपना मोटरसाइकिल का ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाएं और पता है कि जनाब मोटरसाइकिल वाला जो डिपो, आपको यूजुअली हर पेट्रोल पंप पे मोटरसाइकिल वाला एक अलग डिपो होता है जहाँ पे मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपना पेट्रोल भरवा सकते हैं, ठीक है, हर लेन अलग होती है ना। तो उस लेन से आप अगर अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखा के पेट्रोल डलवाएं और सब्सिडी मिले उस पर, तो व्हाई नॉट। बाय द वे दिस जस्ट गिव मी अ थॉट कि आपको याद है ना कि कोविड वैक्सीनेशन के फेक सर्टिफिकेट्स और वो जाली वो भी नहीं, इसमें माशाल्लाह लूपहोल्स तो ऐसे जनरेट होंगे कि कमाल। जब और हमारी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब ऐसे खूबसूरत आइडियाज़ अब्दुल्ला जैसे आप दे रहे हैं तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाता है कि इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि पता है क्या है, हम हुक्मरानों से तवक्को करते हैं कि वो ईमानदार नहीं है। हम बहैसियत कौम खुद भी हमारे में बहुत सारी खामियां हैं, हम में भी ज़रा ईमानदारी का फुकदान है। हमारा जहां जो दाव लगता है ना हम लगा लेते हैं और हम सारे। अच्छा जी, आपको बताएं और आपने नोटिस भी किया होगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ में राब्तों के फुकदान की वजह से स्टूडेंट्स और ख़ुद इंडस्ट्रीज़ को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब सही लोग भी नहीं मिलते, कभी कभार कनेक्शन नहीं हो पाती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन राब्तों को बेहतर बनाया जा रहा है और ऐसी ही एक कोशिश का जिक्र इस रिपोर्ट में है जो हम आपको दिखाने लगे। दुनिया में सनतें अपनी जामियात में होने वाली रिसर्च और तालिब इल्मों की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस रब्त के लिए कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है। इस सिलसिले में जामियात अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, जिनमें से एक में पहुंची हमारी टीम। ये कोशिश जारी थी फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में, जहां तलबा और इंडस्ट्री नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। माहिरीन इसकी अहमियत के हवाले से एक मरबूत निज़ाम पर जोर देते हैं। वर्क स्पेस बनाई जाए जिसमें ख़ास तौर पर सीनियर स्टूडेंट्स को इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें जो कि स्पॉन्सर्ड हैं इंडस्ट्री के साथ। वहाँ इंडस्ट्री के जो हैं मेजर प्लेयर उनके लिए जगह रिज़र्व हो, इंडस्ट्री के लोग फ्रीक्वेंटली उस जगह को विज़िट करें। इसमें इंडस्ट्री आती है, वो हमें बताती है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम एकेडमिक्स का जो करिकुलम होता है उसको उसके हिसाब से अपडेट करते हैं। फिर हमें जॉब फेयर्स भी होती हैं, हमें पता चलता है कि इस वक्त बच्चों की क्या डिमांड है, बच्चों को क्या चीज़ चाहिए। टेक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आई हैं, यहाँ पे जो उनके लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो एलुमनाइज हैं वो लोग आ रहे हैं, हम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो हम दैन एंड देयर इन लोग यहाँ पे जॉब ऑफर कर रहे हैं और इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं। सो एक ये अच्छा तरीका है कि इस तरह से भी फुकदान को बहुत हम इसको ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को। तालिब इल्म भी समझते हैं कि ऐसे राब्ते इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इवन इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी और आप करिकुलम से कनेक्टेड हैं तो हर चीज़ एक नई चीज़, हर दफ़ा एक नई चीज़ आने वाली है। और हो सकता है जो आप टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रहे हो और जो चीज़ आप देख रहे हो, आप जब इंडस्ट्री में जाएँ तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास एक ही जगह पे इकट्ठी जो है वो बहुत सारे कंपनीज आई हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडस्ट्री। तो ये मुझे हेल्प कर रही है कि मैं देख सकूँ कि इंडस्ट्री मांग क्या रही है, जो चीज़ मैंने यहाँ एकेडेमिया में सीखी है। माहिरीन कहते हैं कि सनती शोबा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सहूलियात मुहैया करे और फिर मसाइल और रिसर्च का तबादला जामियात से करे। इस भरपूर निज़ाम की बदौलत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बहुत आगे जा सकते हैं।
वंडरफुल। ऐसे वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमारे ज़माने में भी लगता था इस किस्म का जॉब फेयर कहते हैं इसे, और अदरवाइज करियर काउंसलर्स भी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा ये डिपार्टमेंट। लेकिन वैसे और जॉब फेयर्स मतलब उसका रुझान भी बढ़ना चाहिए। वैसे हाउ प्रोडक्टिव आर दीज जॉब फेयर्स? और बड़े-बड़े शहरों में नहीं, और भी ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो वेयर यू माइट फाइंड द राइट पीपल। या अच्छा जी, एक और खबर है और ये हमारे साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से है और ये अब्दुल्ला बताएंगे। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए हैं। एक आइकॉन प्लेयर के तौर पर इसके साथ शामिल हुए हैं। सरफराज अहमद KPL के दूसरे एडिशन में कोटली लायंस की क़यादत करेंगे और सरफराज अहमद पहली बार बाय द वे कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा है। कश्मीर प्रीमियर लीग का तो आपको हाँ, कश्मीर प्रीमियर लीग बाय द वे पहले सीजन के कामयाब इनेकाद के बाद इट हैज़ इसने अपने पैर जमा लिए हैं। तो इस साल और दूसरा एडिशन होगा इसका अगस्त में। स्ट्रेंज का उर्दू तर्जुमा देखना है आपने? डॉक्टर अजीब डॉक्टर अजीब व गरीब। वैसे बाय द वे आई लाइक द कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज, सो मैंने तो खैर अभी तक मूवी नहीं देखी। साथ ही एक और बात जी, हमारे बड़े ही आर्डेंट व्यूअर हैं जिनकी आज सालगिरह है, तो उन्होंने आज हमें ट्वीट किया है, करते ही रहते हैं ट्वीट, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे विश कर दें। सो हैप्पी बर्थडे टू हसन महमूद अवान। Hassan, happy birthday, and anybody who is celebrating their birthday, anniversary, anything हमारी तरफ से मुबारकबाद बस रख लें आप। हाँ, रख लें। वैसे हमारी ज़िंदगी में लोग कहते हैं ना कि भाई सालगिरह क्या मनानी, वैसे हम कौन सा कुछ साल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं या हमारे हालात को बहुत अच्छे हैं कि हम खुशियाँ मना रहे हैं। खुश होने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें, और मतलब ये तो बनती ही नहीं है ना आर्ग्यूमेंट कि क्यों मनानी, भाई क्यों नहीं मनानी। But there should always be something in life that you should look forward to. फॉर इंस्टेंस किसी बच्चे की सालगिरह आ गई, किसी घर वाले की सालगिरह आ गई, तो 2-3 दिन पहले आपके जहन में सोच आ जाती है ना, अच्छा इस दिन ये कर लेंगे। सो एटलीस्ट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग गुड इन लाइफ। बॉटम लाइन ये है, आपको केक खाने का कोई बहाना मिल रहा है तो क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, बस करें आप। और अगर आप कैलोरीज का जरा सोचते हैं तो आप 2 पेस्ट्रियां ले आएं और वो 6 घर वालों में उसी तरह बांटते हैं। हाँ, वैसे आजकल केक की जगह अगर बच्चे बहुत होते हैं और हर किसी के डिफरेंट फ्लेवर पसंद होता है, तो अक्सर केक की जगह 3-4 पेस्ट्रीज आ जाती हैं, शॉर्ट केक्स आ जाते हैं, तो ये आइडिया भी पता है कि अगर बड़ा केक आ जाए आपके घर में, कम लोग हैं मीठा खाने वाले, तो वो जाया हो जाता है, वो इनको भेज दें या तो बचा हुआ, या वो जाया हो जाता है, वो काम नहीं आता। कभी केक जाया नहीं हो सकता। आई डू शेयर माई केक एज वेल, क्योंकि इतने तो घर में लोग ही नहीं है, लेकिन जाया ना होने दूं मैं कभी भी केक को। अच्छा जी, बहुत बातें करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मसला तो आपको पता ही है, महंगाई जो और बढ़ सकती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है, उसकी वजह से हम सबको तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि वो टाइम है, हम क्या करें वैसे? हाँ, क्या करें? मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब बंदा खाना पीना भी सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, यू नो दैट कि मुल्क में महंगाई के बम जो हैं वो रोज़ आवाम पर गिर रहे हैं, और ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जो कि जुल्म है। जब आपको समथिंग एज बेसिक एज खाना पीना भी जो है वो सोच के आपको करना पड़े, मुर्गी, दाल, सब्जी, फल, गोश्त कुछ भी सस्ता नहीं रहा, और ये बहुत बड़ा सवाल है, ये हर घर का सवाल है कि आज हम क्या खाएं, क्या पकाएं। सीरियस क्वेश्चन। और बाजारों में भी आप देखें तो बुरा हाल है, शहरी सस्ती अशिया की तलाश में मारे फिर रहे हैं। बेसिक सब्जी भी आप लेना, जिसमें आपने भिंडी ले ली एक, सर्टनली उसके लिए आपको प्याज चाहिए होगी, टमाटर चाहिए होंगे, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी अदरक अगर चाहिए आपको, हरी मिर्च चाहिए, तो 1000 रुपए का नोट निकल जाता है। हाँ, 500-1000 तो कोई बात ही नहीं रही, वो तो उसमें से तो आपको कुछ नहीं मिलता, बल्कि सब्जी लेने जाएं तो पहले तो 200-300 में भी आप चले जाएं तो बहुत कुछ मिल जाता था। यू बेटर टेक अ बिगर नोट नाउ। हाँ, 1000 रुपए की सब्जी आपके एक दिन के खाने के लिए सर्टनली, या 2 दिन मैक्सिमम आप चला लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी महंगाई की सूरत हाल पर कहते हैं कि वो आलू टमाटर के लिए हुकूमत में आए हैं, क्योंकि घर गृहस्थी चलानी है। अच्छा चलें सुन ले क्या कहा है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है, जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकॉनमी चला रहा हूँ।
अच्छा, ये बात उन्होंने काउंटर की है क्योंकि खान साहब ने कुछ कहा था कि मैं इस वजह से नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसी वजह से आया हूँ, तो ये काउंटर वाली बात थी। एनीवे, साथ ही आपको बताएं कि गाय और बकरे के बाद अब मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुँच से बिल्कुल दूर हो गया और मुल्क भर जो है वो चंद ही हफ्तों के दौरान मुर्गी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और वो क्या रिकॉर्ड इजाफा हुआ है बताते हैं आपको कि ईद से पहले 350 रुपए प्रति किलो था, 350 रुपीस पर किलो था, और वो मुर्गी का गोश्त अब जो है वो 580 रुपए हो चुका है। और 600 और 700 भी मिला आपको पता है बीच में, और इसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही। लेकिन आई एक्चुअली रेड एन आर्टिकल, जो बड़ा तफसीली रिसर्च आर्टिकल था BBC का इस पे, और उन्होंने लिखा हुआ था कि एक तो पंजाब में एक तो वैसे ही फीड महंगी हो गई है ना, तो कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री बढ़ गई है। सो एक वो वजह। दूसरी वजह ये है कि तलब बहुत ज़्यादा थी और रसद कम थी, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा थी ईद के दिनों में और सप्लाई कम थी। तीसरी वजह यह है कि एक बीमारी भी आई पंजाब में मुर्गियों में, जिसकी वजह से बहुत सारी मुर्गियां जो हैं वो मर भी गई। सो वो भी एक वजह। और ये तमाम चीज़ें जो है ना, हाँ, ये तमाम चीज़ें एक्यूमुलेट हुई और उसकी वजह से मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ। वो जो कार्टेल वाला फिलॉसफी या फिनोमेना है ना, उसका अमल दखल शायद इतना नहीं था ये कीमतें बढ़ने में। अच्छा, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी। लंपी स्किन डिजीज भी आई थी, वो तो गाय में आई थी। हाँ, मुर्गी की बात नहीं करी, जस्ट सेइंग कि और कितनी चीजें आई हैं डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स, तो काफी महंगाई हुई है। गुलाम खालिक साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिक साहब, आपने वक्त दिया। सर, आप हमें वजूहात एक्सप्लेन कर सकते हैं ये इजाफा ईद के दिनों में जो इतना बेतहाशा ऑलमोस्ट 200% या 100% तकरीबन इजाफा हो गया, क्या वजूहात हैं आपके मुताबिक इसकी? ये अचानक इजाफा नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे अवामल कार फरमा हैं, जिसमें सबसे बड़ा इसमें इशू ये है कि हमारी इनपुट कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें उसका इनपुट कास्ट में हमारा जो जितने इंग्रेडिएंट्स बाहर से आ रहे हैं, सोयाबीन है, फीड एडिटिव्स हैं, जितने भी फीड की जो कंपोनेंट्स हैं, वो उन पे सेल टैक्स उसमें 6 मंथ्स अगो जो सेल टैक्स लगा है, एक तो मेन वजह ये है। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है, फ्यूल है। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो गई है। और ये जो मौजूदा प्राइस है, ये भी कोई प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। इस वक्त हमारा फार्मर जो है वो अभी भी, क्योंकि 2 दिन के लिए सिर्फ ईद डेज़ में, क्योंकि सप्लाई हो नहीं रही थी, लॉन्ग वीकेंड था और हॉलीडेज़ थी, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हुई, तो 2 दिन के लिए प्राइस हमारी 350 तक गई थी, जो कि वापस अब हमारी प्राइस है वो 290 पे आ गई है। अच्छा, आप कह रहे हैं 290 है प्राइस। खैर एनीवे, जो भी आपने भी बात की, लेकिन जो वजूहात सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब पिछले 2 हफ्तों में ही हुआ है, लेकिन कीमतें उसी वक्त बढ़ी जब डिमांड का मसला आया। तो इसे हम नाजायज़ मुनाफाखोर ही कहेंगे। ऑफिसी होर्डिंग है सर, ये होर्डिंग नहीं है, इसके अलावा तो कुछ और कह ही नहीं सकते। देखें, इसमें जो प्राइस है, चिकन की प्राइस है, आपको पता है कि ये एक पेरिशेबल आइटम है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और स्टिल जो हमारी चिकन की प्राइस है, वो कहीं भी पूरी दुनिया में अभी भी हमारा जो चिकन है वो सबसे कम प्राइस का चिकन है। इवन के हमारी जो इनपुट कास्ट बहुत ज़्यादा है और फार्मर हमारा बहुत लॉस कर रहा है। तो ये जो प्राइस है, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जस्टिफाइड प्राइस है, और जितनी हमारी इनपुट कास्ट है, इससे प्राइसेस जो हैं वो बस लिटिल बिट इसकी करेक्शन होती रहेगी, लेकिन इससे प्राइस अगर कम होगी तो इंडस्ट्री जो है वाइंड अप हो जाएगी। सो इंडस्ट्री वाइंड अप हो जाएगी, वो कह रहे हैं इससे कम होगी कीमतें अगर तो। सो इम्पोर्टेड चीज़ें भी महंगी हैं जो फीड में इस्तेमाल होती हैं। सर, क्या अब इसका हल है, या इंतज़ार करें कि ये खुद ही चीज़ें, ये साइकिल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि या फिर आम आदमी बस अब ये तय कर ले कि मुर्गी का गोश्त जो वो खा सकता था, जो उसके लिए प्रोटीन का एक अहम ज़रिया था, वो भी अब उसकी पहुंच से दूर हो गया है? हुकूमत अगर इसमें हमें कुछ सपोर्ट करे, ख़ासकर हमारा जो सबसे बड़ा इसमें सेल टैक्स है, अगर फीड एडिटिव्स और सोयाबीन पे सेल टैक्स जो है उससे विथड्रॉ कर जाएं, उस पर हमें रिलीफ दिया जाए। नंबर 2, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमें जो है जो फार्म है, जो हमारा फार्मर जो ग्रोअर है, उसको सब्सिडाइज़ किया जाए, उसको सब्सिडी दी जाए,
तो डेफिनेट उसमें ज़रूर चिकन की जो प्राइसेस हैं वो कुछ ना कुछ इसमें कमी आ सकती है। और बाकी रही यहाँ जो हमारी इंतज़ामिया है, जो कमिश्नर साहब हैं, उससे 12 हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उनको हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हम इस सिलसिले में हमें डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस जो हैं वो दें, ना कि प्राइसेस फिक्स करें। प्राइसेस फिक्स करने का नुकसान हमारे सारिफ को होता है, क्योंकि उसके पास एक्चुअल जो प्राइस है, जो डेली की प्राइसेस, जैसे कि मैंने बताया कि 350 भी थी, आज 290 है, लेकिन सारिफ को नहीं पता। और कुछ हमारे जो मार्केट्स में वो उसी प्राइसेस पे ही सारिफ से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आप रेट्स कह रहे हैं गुलाम खालिक साहब, बाय द वे बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन आप मज़ीद क्या इस पे बात करना, क्योंकि कुछ रेट्स के रियलिस्टिक नहीं लग रहे। तो ये मतलब ये उम्मीद हो सकती है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक्चुअली व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट तो ये रेट्स तो वो जो हकीकत हाल आपको बाजार में जाकर नज़र आती है और जब आप करता धरताओं की गुफ्तगू सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसमें बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। बहुत खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और नर्सेज का आज दिन मनाया जा रहा है और उन्हें हम भी याद करेंगे। शोबा सेहत में डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज का किरदार बड़ा अहम होता है और नर्सिंग सर्टनली मेडिकल के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और नर्सिंग की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद आवाम में नर्सिंग के शोबे की इंसानियत के लिए खिदमात का शऊर बेदार करना है और इनकी खिदमात को अप्रीशिएट करना है। ख़ास तौर पर अगर थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि कोरोना वबा में डॉक्टर्स के शाना बशाना नर्सों ने भी जान की परवाह किए बगैर जो खिदमात पेश की हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। मतलब उस पर तो बिल्कुल ही हम तो खैराजत तहसीन पेश करते भी रहे हैं, लेकिन चूँकि आज ये एक इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज है तो हम चाहते हैं इस पर ज़रा मज़ीद डिटेल की जाए, बात की जाए। डॉक्टर तज़ीन अली, एसोसिएट डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग AKU, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर तज़ीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे को कई मसाइल का सामना है और आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? बिकॉज अंडर अप्रिसिएशन तो हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ही है नर्सेज के लिए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आई रियली वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू इंटरनेशनल नर्सेज डे। और सिर्फ आप ही लोगों को नहीं बल्कि सारी नर्सेज, सारी मिडवाइफ्स, पूरी दुनिया की नेशनल इंटरनेशनल सबको ये आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और स्पेशल थैंक्स टू यू दैट यू गाइस हैव इनवाइटेड अस। अच्छा देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप करना चाहूंगी यहाँ पे। पहली बात तो ये कि नर्सेज का जो हम ओवरऑल किरदार देखते हैं ना, वो क्लिनिकल किरदार ज्यादा देखा जा रहा होता है कि नर्सेज अपना क्लिनिकल लेवल पे किस तरीके से काम कर रही हैं, कोरोना में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम हो रहा होता है। उनकी एजुकेशन, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं होगी और एजुकेशन इंटरनेशनल बेंचमार्क पे नहीं होगी तो डेफिनेटली दे कैन नॉट परफॉर्म एट द लेवल एट दैट दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म। दूसरा, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हम ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के साथ दे रहे होते हैं। हम उनको जो हमारे सिमुलेटर पेशेंट्स होते हैं उनके साथ उनकी क्लिनिकल एक्सपोजर हो रहा होता है, तब जाके वो पेशेंट्स के सामने एक्सपोज होती हैं। और तीसरा रोल उनका रिसर्च का है कि वो दे हैव टू कंडक्ट रिसर्चेस ताकि वो जो भी प्रैक्टिस करें वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आए। तो ये 4 रोल के साथ फिर नर्सेज एक अपना रोल परफॉर्म करती हैं। अब इन रोल्स में जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो नर्सेज फेस कर रही हैं इस वक्त, कि अगर आप इंटरनेशनल नर्सेज को देखें तो डिफरेंट किस्म के डाइवर्स रोल नर्सेज परफॉर्म कर रही हैं। एडवांस रोल जिसे हम कहते हैं, जिसमें होता है डायबिटीज मेलाइटिस है, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस को हैंडल करना है। अब अभी कुछ देर पहले अब मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे कि बजाय पूरा केक लेने के 2 पेस्ट्रीज ले लें एंड एवरीवन कैन ईट दैट ताकि कैलोरीज को कंट्रोल हो, क्योंकि हमारे लोगों में अभी तक एक्सरसाइजेस का इतना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो ये बातें कौन उन्हें बता सकता है? Nurses can play a big role in it for the prevention of the development of any kind of diseases, जैसे obesity है, इतनी सारी different diseases उनको वो handle कर सकती हैं। तो इस तरह से डायबिटीज मेलाइटिस नर्सेज हैं, ट्रॉमा केयर नर्सेज हैं, बर्थिंग प्रैक्टिसेस के लिए नर्सेज हैं,
अच्छा डॉक्टर साहब, सर्टनली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को, नर्सिंग के शोबे से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को हाईलाइट किया। अच्छा, दोनों साइड्स की हम बात करेंगे। हमने देखा मरीज़ों की सतह पे भी और उनकी तरफ, और उनके लवाहिकीन जो उनके साथ होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनकी तरफ से भी नर्सेस के साथ अक्सर हमने देखा है बदतमीज़ी भी कर दी जाती है, रवैया ठीक नहीं होता, और बाज़ अस्पतालों में नर्सेस का रवैया भी मरीज और उसके साथ उसके रिश्तेदारों के लिए बहुत बुरा होता है। मतलब सीरियसली आप पहले ही ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और नर्सेज आपको और ट्रॉमा में डालती हैं। सो ये रैपो कैसे बेहतर की जा सकती है दोनों तरफ से? ये आपने ऑलरेडी एक मसला जो पहले सवाल किया गया था उसी से आपने कनेक्ट कर लिया कि इवन दो नर्सेज को इतने सारे रोल परफॉर्म करने की इजाजत भी मिल रही है, लेकिन अभी तक कम्युनिटी में, इलाकों में और उनके रिलेटिव्स हैं, उन लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि हमारी अपनी टीम, जो हमारी पूरी हेल्थ टीम है, उसके अंदर भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि नर्सेज इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना परफॉर्म अच्छा रोल कर सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है रोल। अभी तक उनमें एक रेजिस्टेंट टाइप का आ रहा है। तो उसमें देखें, अब 2-3 तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है, राइट। पहले तरीका तो ये है कि हमें पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे। जब तक कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पर पॉलिसी डिसीजंस नहीं होंगे दैट नर्सेज आर एजुकेटेड, दे आर इतनी मास्टर्स कर रही हैं, इतनी PhDs कर रही हैं, मैं खुद पोस्ट डॉक्टरेट हूँ, और इतना हायर लेवल पे जाकर भी नर्सेज कैन परफॉर्म सो मच, तो उनके लिए कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस उन्हें अलाउड है। अब पॉलिसी डिसीजंस अगर आ भी जाते हैं तो वो इनकम्प्लीट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिकलिंग इफेक्ट होता है। अगर टॉप लेवल पे डिसीजंस नहीं होंगे तो लोअर लेवल पे तो ये सारे एक तकरार चलती रहेगी कि वो जितना भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अब रहा कम्युनिटी का रोल, देखिए कम्युनिटी उसी वक्त एक्सेप्ट करेगी ना अगर हम कम्युनिटी लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं, स्कूल हेल्थ नर्सेज हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सेज हैं। ये वाला इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पाकिस्तान में एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। हर बल्कि डॉक्टर तज़ीन, बहुत से इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहे, शायद इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे। जैसे कि एक है कि जितनी मेहनत नर्सेज करती हैं उनका जायज़ मुआवजा उन्हें नहीं मिलता। ये इशू हम वैसे तो पहले भी हमने सुना है और थोड़ा सा तो पूरी दुनिया में ये माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली सो। क्या ये सही है तासुर कि वाकई उनको वो मुआवजा नहीं मिलता? बिल्कुल आपने सही बात की। किसी फील्ड पे भी नर्सेज है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो क्लिनिकल नर्स है, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो अपने स्मॉल क्लिनिक्स रन कर रही हैं, इन एनी स्मॉल क्लिनिक, लैक्टेशन क्लिनिक है, उनमें उनको मुआवजा नहीं मिलता। उनका ये ख्याल होता है कि नर्सेज के लिए इतना जरूरी नहीं है। फर्स्ट करो हमारे लैक्टेशन क्लिनिक है, नर्सेज के लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें जो है वो जो फीस है वो दी जाए। दे आर गेटिंग अ सैलरी दैट इज इनफ। अब सैलरी इतनी लो लेवल पर है कि नर्सेज हैव टू रियली स्ट्रगल अ लॉट। आने जाने में उन्हें डिफिकल्टी है, ट्रांसपोर्ट होने डिफिकल्टी है। तो अब जो आवाम है वो ये देख रही है कि ये और हम में तो कोई खास फर्क नहीं है, ये इतने एजुकेटेड नहीं हो सकते क्योंकि हम भी उन्हीं ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, ये भी उन्हीं में सफर कर रहे हैं, तो इनमें हम में कोई फर्क नहीं है। तो वो फिर कोशिश ये करते हैं कि उनके साथ वो खुल के बात करें। देखिए इन अ वे इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि देयर आर सम ऑफ द कैडर्स प्रेजेंट जिससे लोग बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं, एक तरह से पॉजिटिव भी दे सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, उसके पास एक कॉम्पिटेंसी है, उस पर्सन को एक डिफरेंट एंगल से नजर भी आना चाहिए ताकि लोग जब उनकी बात सुने उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज बहुत कॉमन थोड़ा सा अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पर भी होना चाहिए ना, और ट्रस्ट भी करते हैं लोग, बस वो इज्जत देने में हमें थोड़ी सी वैसे ही इश्यूज हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तज़ीन, आपको, आपकी तमाम साथियों को आज का दिन बहुत मुबारक हो। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तमाम नर्सेज जो हमें देख रही हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जो हमारे साथ सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे बैठ के कभी चाय का कप पीते हुए हमारे साथ आपने निभाया है, तो थैंक यू फॉर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। एब्सोल्युटली। हम ज़रा पाकिस्तानी फ़िल्मों की, आपको पता ही है, ओवर द पीरियड ऑफ ईद हम बात करते रहे हैं, हमने ईद शोज़ भी बाज़ फिल्मों की कास्ट के साथ किए, लेकिन उसके बाद हमें बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि अभी ये फिल्में लगी ही थी कि इनके कंपटीशन में एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म लगा दी गई। और बाज़ लोगों की राय ये है कि जनाब कंटेंट अगर अच्छा हो तो चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि अभी लिटरली कोविड के बाद तो सिनेमा खुले हैं पहली दफ़ा, इतनी फिल्में बनी पड़ी हैं, अगर कुछ रिलीज़ हो गई हैं तो हम उन्हें 10 दिन तो पूरे दे सकते थे। हाँ, दैट्स वेरी राइट। अच्छा ज़रा ये सुने।
कॉल आई कि 5:30 बजे का 4 दिन पहले टिकट शो हमने बुक किया हुआ था, यहाँ पर कह रहे हैं हमने वो उतार के दूसरी फिल्म लगा दी है, आप ये देख लें आके। फौरन फिल्म लगा दी हमने। हम सबका इतना नुकसान हुआ है कि शायद हम में से कोई अगले साल फिल्म ना बना सके, फिर क्या लगाएंगे। स्टेक होल्डर हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, इनकी मेहनत है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम इन लोगों को उनकी बात सुने, फिर कोई एक्शन प्लान कंक्लूड करना होगा तो हम कर लेंगे। ये हमारे इंडस्ट्री के साथ ये होगा कि 3 दिन के बाद फिल्म बगैर बताए हुए उतार दें तो कहीं भी नहीं रहेंगे हम तो। This is bad. अच्छा, point in there as फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर यासिर नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी फिल्म भी रिलीज हुई थी चक्कर। जी बिल्कुल, और मेहरुन्निसा वी लव यू, बहुत सी हमने इनसे हमारे शो पे भी काफ़ी आते रहे हैं। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जवाब दे दें, देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं जी अच्छा कंटेंट होगा किसी ज़बान में, किसी मुल्क का भी होगा तो हम देखेंगे वरना नहीं देखेंगे, तो ये आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? बेशक वो लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कंटेंट की यहाँ बात हो अगर। अस्सलामुअलैकुम हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल सही है कहना कि फिल्म में अच्छा कंटेंट हो तो ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन बराबर हो ना। अगर आप रेशो रखेंगे 80-90 और 80-90% आप देंगे अगर आप फॉरेन मूवीज़ को, तो जो हमने फिल्म बनाई है हमें आप 10% दे रहे हैं या 15% दे रहे हैं सिनेमास का शेयर, तो फिर बराबर कहाँ से रहा? हम बराबर के देखिए, मेरी फिल्म आई थी रॉन्ग नंबर 1 जब की थी मैंने, तो उसमें मेरे सामने बजरंगी भाईजान लगी हुई थी जो एक महंगी फिल्म और सलमान खान की लाइफ की बेस्ट फिल्म थी, लेकिन मेरी फिल्म ने मुकाबला किया उसका और उसके करीब तो नहीं पहुंच सकती थी, जाहिर सी बात है, लेकिन हम पीछे भी नहीं रहे। तो फिल्म को पहले आप बैलेंस शो तो दें कम से कम। अगर आप आते ही फिल्म उतार देंगे हमारी, आप शोज कम कर देंगे हमारे 80-90% आप देखें सिनेमा भरे में डॉक्टर स्ट्रेंज से, तो फिर बराबर कहाँ से रहा? बराबर की बात करें तो उससे पहले आप कहा जाता आपकी बात हुई थी यासिर, आप लोगों की या दीगर लोगों की बात हुई थी ईद से पहले, अभी तो ये हुकूमत आए हुए भी चंद हफ्ते हुए थे, या आपकी पिछले वालों से बात हुई थी या इनसे बात हुई, क्या हुआ था आप लोगों का? हमारी पूरी जो टीम है डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे जो चेयरमैन हैं अमजद रशीद साहब फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, ये स्पेशली इस्लामाबाद गए, मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से मिले, मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम एक हफ्ता फिल्म आगे कर देंगे आपकी। हमने कहा भाई 4-5 फिल्म पाकिस्तानी हैं तो एक हफ्ता आगे कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। वो हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है, उसको देखने सिनेमा आएंगे लोग। यकीन दहानी कराई गई, हमने भी कहा चलो ठीक है, हम ये 4-5 पाकिस्तानी फिल्में ये बहुत है ईद के लिए। अब हम क्या देखते हैं, 3 को हमारी फिल्म रिलीज हुई है और 6 को उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज लगा दी, मतलब 3 दिन बाद। और डॉक्टर स्ट्रेंज लगाने के बाद आपके सारे शोज वहां चले गए जहाँ शोज कुछ शोज उतार दिए गए सिनेमा से, तो ये कहाँ का इंसाफ है ये? और हमें यकीन दहानी, हम कम चीखते रहे कि हमें आप रिटर्न में दें, नोटिफिकेशन जारी करें, हाँ आज, हाँ कल करेंगे, करते वो ईद आ गई। ईद के बाद आपकी इस पे जवाब। अच्छा, इसमें यासिर डिसीजन मेकिंग में ये तो खैर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो ही गया, आपसे वादा कुछ किया हुआ था और हुआ कुछ, लेकिन उसमें कोई लिखत पढ़त थी नहीं। अब सिनेमा ओनर्स का कितना इसमें रोल होता है? ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, जायज़ है बिल्कुल, तो उनकी डिसीजन कितनी होती है? क्या वो भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं इन द सेंस कि ऑब्वियसली हमारी हॉलीवुड मूवी ज्यादा देखी जाएगी, या फिर उनका इन्फ्लुएंस आपके इन्फ्लुएंस से ज्यादा तो नहीं है? वो ज्यादा उनसे पहले उन्होंने वादे ले लिए होंगे कि जी हम 3 दिन ही चलाएंगे। नहीं, देखें आप, पूरी दुनिया में ये होता है कि अपनी फिल्म को प्रमोट किया जाता है, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ पर आप अगर गिनती पे आए तो इंडिया की 10-12 फिल्में रिलीज हुई वहाँ पे, इतनी बड़ी मार्केट है। और पूरी दुनिया में होता है अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है। दूसरा एक और तासुर ये है, जो हम सोशल मीडिया में जो कमेंट्स आते हैं कि ऐसी फिल्म बनाओगे तो कौन देखेगा, ये करोगे वो करोगे। पहली बात ये है कि फिल्म का हमेशा सिलसिला ये होता है कि 4 फिल्में आई हैं, 5 फिल्में आई हैं, इनमें से ईद के बाद 2 फिल्में फिल्टर होती हैं, लोगों को पसंद, वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म आगे जाती है। तो अगर 5 हैं तो 5 में 2 या 3 हिट होती हैं, देखते हैं लोग और कंटिन्यू करती है फिल्म। अच्छा, मैं इसके अलावा बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये 4-5 फिल्में नहीं हैं, ये 500-600 घर हैं। एंड क्रेडिट्स जो चल रहे होते हैं, आखिर में जो नाम चल रहे होते हैं, उसमें जितने नाम चल रहे होते हैं, आप लास्ट सीट पे जो बैठा होता है बंदा, वो सिनेमा से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो एंड क्रेडिट्स खत्म नहीं होते। वो सारे जो एंड क्रेडिट्स नजर आते हैं वो सबके रोजगार जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये सिर्फ ये 3 प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये हम नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनके घर चल रहे हैं इससे।
तो कम से कम आप पाकिस्तान इंडस्ट्री को ये सोचना चाहिए कि एक फिल्म बना रहा है, फिल्म मेकर बना रहा है, अगर तो कितने घर चला रहा है साथ में वो। तो ये हम नहीं सोचते, हम कहते नहीं। अब आप और दूसरा एक और अपना अब्दुल्ला जी 5% मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, 5% फिल्म जो है वो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है जो पाकिस्तान में रहता है, बाकी सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। अगर आप फॉरेन फिल्म लगाते हैं, ये जो फिल्म बनी है हमारी पाकिस्तानी फिल्म है, इसका 100% पैसा पाकिस्तान में ही रहता है, हमें ही फायदा है। ये नहीं सोचते हम कि 5% के लिए हम फॉरेन मूवीज को लगा रहे हैं और उसका सारा रेवेन्यू जो है वो आप लोग सारे आप हो गए और दीगर फिल्म जितनी भी फिल्में आई हैं इस ईद पर पाकिस्तानी, आप लोगों को नुकसान हुआ? आप लोग ब्रेक इवन भी कर पाए, नहीं कर पाए? कहाँ से ब्रेक इवन कर पाएंगे हम, कहाँ से कर पाएंगे? 3 दिन में कौन ब्रेक इवन करता है? अभी आप शो की टाइमिंग देखें, हमारे शो शेड्यूल देखें, 2 टाइम चल रही है फिल्म, या एक टाइम, या कहीं फिल्म लगाई नहीं हमारी, तो कहाँ से ब्रेक इवन कर पाएंगे? ब्रेक इवन के लिए तो आपको कम से कम 7-8 दिन चाहिए होते हैं कि भाई फिल्म चलेगी, वर्ड ऑफ माउथ से जो अच्छी होगी वो आगे निकलेगी। वो टाइम ही नहीं दिया हमें इन्होंने। अच्छा यासिर, तो अब बिल्कुल यू मेड परफेक्ट सेंस ओवर देयर, लेकिन अब करना क्या है? बिकॉज अगर आप मिनिस्टर से भी मिल के आए, वहाँ से भी आपको यकीन दहानी दी गई, आपने रिटर्न में भी मांगा लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। हाउ वुड यू वांटेड टू मूव ऑन के रिटर्न में, या फिर एक यकीन दहानी पॉलिसी बने एज अ पॉलिसी होनी चाहिए कि जब पाकिस्तानी मूवी लगेगी तो वो चलेगी? नहीं, पॉलिसी बनी हुई है कि 15% से ज्यादा फॉरेन मूवीज को आप टाइम नहीं देंगे, 15% से ज्यादा नहीं देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि टाइमिंग की भी तो बात हो रही है ना, भी ईद वाला ये जो था वीकेंड के बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉर पाकिस्तानी मूवीज, तो टाइमिंग की भी बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका एक रूल होना चाहिए कि 15% से ज्यादा फिल्म ना हो, ज्यादा शोज हमें पाकिस्तानी फिल्म को देने चाहिए। जो आगे क्यों देखें, साल में 2 या 3 बड़ी फिल्में आएंगी इंग्लिश, तो आगे आप क्या करेंगे जब हम लोग ही नहीं होंगे, जब इंडियन फिल्म भी नहीं है आपके पास, रह जाए कि हम लोग थे या इंग्लिश फिल्में थी, तो आगे फिर ये होगा कि फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। और सिनेमा भी सिनेमा वालों को भी सोचना चाहिए ना, सिनेमा ओनर्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म ना अपने रिस्क पे लात मारे। मेरा ख्याल है ऐसे ही आपने ये नहीं सोचा कि 2023 में या 24 में कहाँ है आपकी फिल्में? अगर आप 3-4 फिल्म मेकर्स को आप मार देंगे तो क्या हमारी हिम्मत होगी कि हम अगले साल फिल्म बनाए? पॉसिबल ही नहीं है। हम क्यों रिस्क खेलें? हम बेहतर नहीं हम ड्रामे करें? हम बेहतर नहीं है कि हम OTT प्लेटफॉर्म को तरफ देखें? हम तो यही होना है आगे जाके। और लिटरली गिनकर 4-5 फिल्म मेकर्स हैं जो ये हिम्मत करते हैं। दूसरा देखें, सिनेमा हमसे और हम सिनेमा से हैं। हम सिनेमा के दुश्मन नहीं है। हमने जो प्रमोशन में हमने जो परेशानियां उठाई हैं वो हम जानते हैं। मैं कभी लाहौर भाग रहे हैं, कभी कराची भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को सिनेमा लेकर आए हम। जिसका मतलब हम चाहते हैं ना कि लोग फिल्म देखें हमारी और सिनेमा की तरफ आए। आगे से रिस्पॉन्स ये आता है कि आप साइड में हो जाए, हमारे पास इंग्लिश फिल्म आ गई, हम इसे कमाना है। नहीं, दैट इज हार्ट ब्रेकिंग एंड आल्सो जी यासिर, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, फॉरेन फिल्म लेकर आपको पता है कि मार्वल्स की फिल्म है, बड़ी फिल्म है, आप टिकट प्राइस बढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि शोज बढ़ाने से बेहतर नहीं है? जिनको मार्वल्स की फिल्म देखनी है वो शायद 1200-1500 में देखेगा आके। हम तो वैसे ही परेशान हुए हैं, हम तो वैसे ही डिस्टर्ब हुए हैं। फिर दूसरा, मेरा एक मशवरा छोटा सा है कि आप टाइम क्यों हमने जो ज्यादती की है ना फिल्म सिनेमाज ने स्पेशली, कि गरीब से फिल्म छीन ली हमने, एक गरीब से एंटरटेनमेंट छीन लिया हमने। तो इनको चाहिए कि 2 बजे 3 बजे दोपहर 2 बजे से लेके रात 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिल्म का सिनेमा का टिकट जो है वो 400-500 मिलना चाहिए, और 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद रात 1-1.5 बजे तक आप 1000-1200 करें टिकट। तो उससे क्या होगा आपका कि जो शोज आप खाली जा रहे होते हैं, जिसकी रेशो कम होता है ऑडियंस का, एडमिट्स का, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो कम से कम गरीब से फिल्म तो ना छीनना आप। गरीब के लिए एक्सेसिबल बनाएं फिल्म, क्योंकि वैसे ही एज इट इज बड़ा महंगा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया यासिर फॉर बीइंग विद अस। और एक्चुअली अच्छी सजेशन है कि टाइम स्लॉट्स में आप डिवाइड कर दें, आप बाज़ घंटों को डिवाइड करके टिकट सस्ता रखें, और जब आपका रश आवर हो तो उस पर आप टिकट महंगा रखें। इस तरह जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस एंटरटेनमेंट को देख के एंजॉय कर सकेंगे। वैसे भी टिकट चूँकि महंगा है, लेट्स एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, ये भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये भी इट्स द ट्रूथ कि हम इतने सालों से रिवाइवल ऑफ सिनेमा भी हो गया, उसके बाद बड़ी मूवीज़ भी बनना स्टार्ट होगी, मतलब एक सिस्टम बन गया, लेकिन उसको भी सही चलाया नहीं हमने। मतलब उसमें भी इतनी ग्रीवेंसेस हैं
एक दफ़ा एक चीज़ को सेटल कर दें। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। ज़ीरो सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एज इन सरकारी सतह। एब्सोल्युटली, हमेशा की तरह वार्निंग दे रहे हैं भाई, गर्मी बहुत होगी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ये बड़ी सीरियस वाली गर्मी है जो लग भी जाएगी आपको। तो कल परसों कराची में बताया जा रहा है कि 40 भी टच होगा, 40 डिग्रीज। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इट फील्स लाइक लाहौर में इस वक्त फील्स लाइक जो है ना 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। फील्स लाइक हर किसी की अपनी अपनी फील होती है, मुझे तो 50 फील हो रहा है। अच्छा ठीक है। वैसे कराची में ऑल्दो इस वक्त आज 36 to 38 रहने का इम्कान है, लेकिन कल से ऑनवर्ड्स फिर दर्जा हरारत पड़ेगा और फिर वो 40s में चला जाएगा। और कराची में जब 40s में जाता है तो फिर आप भाई 40-50 व्हाटएवर कहने का मतलब है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे इनडोर्स और लिक्विड इनटेक अपना अरूज पे रखें। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल।